कहानी का शीर्षक बीरबल और झूठा गवाह। राज दरबार में न्याय की गुहार। एक दिन दरबार में एक वृद्ध किसान, नाम था हरिदास, हाथ में एक झोली और चेहरे पर दुहक की छाया लिए हुए अकबर के समक्ष पहुंचा। वह कांपती आवाज में बोला, जहां पनाह, मुझे न्याय चाहिए। मेरी सारी जमीन छीन ली गई है। झूठे गवाहों के आधार पर मुझे लुटेरा कह दिया गया है। मैं निर्दोष हूं, लेकिन मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही। अकबर ने गंभीरता से उसकी बात सुनी और कहा, बोलो, तुम्हारी आपबीती क्या है। हरिदास ने बताया कि वह अपने खेत में वर्षों से मेहनत करता आ रहा है। उसकी भूमि उसके पूर्वजों की दी हुई थी, परंतु कुछ माह पहले एक धनाढ्य व्यक्ति रघुनाथ ने यह दावा किया कि वह जमीन उसकी है और हरिदास ने धोखे से कब्जा किया है। रघुनाथ ने 2 गवाह प्रस्तुत किए जो उसके पक्ष में बोले और स्थानीय अफसरों ने उसकी बात मान ली। अब हरिदास दर दर भटकने को मजबूर था। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, इस मामले में तुम्हें न्याय करना है। बीरबल की पहली चाल। बीरबल ने अगले दिन दोनों पक्षों को दरबार में बुलाया। रघुनाथ अपने 2 गवाहों के साथ आत्मविश्वास से भरा हुआ दरबार में उपस्थित हुआ। हरिदास बेचारा कोने में बैठा था। बीरबल ने सबसे पहले गवाहों से प्रश्न किया, तुम लोग इस भूमि विवाद के विषय में क्या जानते हो। पहला गवाह बोला, हुजूर, मैंने अपनी आंखों से देखा है कि हरिदास ने जबरन जमीन पर कब्जा किया। दूसरे गवाह ने कहा, मैं वहां मौजूद था। रघुनाथ की जमीन पर जब यह बैठा, तभी से इसकी चालें मुझे संदिग्ध लगीं। बीरबल ने उनकी बातें ध्यान से सुनी, फिर पूछा, इस घटना को हुए कितने दिन हो गए। 6 महीने, दोनों ने एक स्वर में कहा। बीरबल कुछ क्षण मौन रहे, फिर बोले, हम इस भूमि की खुदाई करवाएंगे। अगर वहां कोई प्रमाण मिला कि जमीन का असली मालिक कौन है, तो उसी को लौटाई जाएगी। सभी अचंभित थे, खुदाई से जमीन के मालिक का कैसे पता चलेगा। भूमि की जांच। अगले दिन बीरबल, कुछ दरबारी, हरिदास, रघुनाथ और उनके गवाह खेत की ओर रवाना हुए। खेत में पहुंचकर बीरबल ने कहा, यह खेत तो बड़ा उपजाऊ लगता है। यहां वर्षों से हल चलाया गया है। बीरबल ने जमीन का एक कोना खुदवाया। वहां से पुराने समय के कुछ टूटे औजार निकले, जैसे हंसिया, कुदाल और एक मिट्टी का बर्तन। इन पर किसी किसान का नाम उकेरा हुआ था, हरिदास। बीरबल बोले, यदि यह जमीन रघुनाथ की होती तो ये औजार उसके नाम के होते। क्या आप, रघुनाथ, बता सकते हैं कि आपके पास इस जमीन पर काम करने का कोई प्रमाण है। रघुनाथ निरुत्तर हो गया। बीरबल ने फिर कहा, अब भी पूरी सच्चाई जानने के लिए एक और उपाय किया जाएगा। झूठे गवाह की परीक्षा। बीरबल ने दरबार में लौटकर आदेश दिया कि दोनों गवाहों को अलग अलग कक्ष में रखा जाए और उनसे अलग अलग पूछताछ की जाए। बीरबल ने दरबारी को निर्देश दिया कि वे दोनों से एक ही प्रश्न पूछें। जब हरिदास जमीन पर कब्जा कर रहा था, तब वहां कौन कौन उपस्थित था। पहले गवाह ने कहा, मैं और रघुनाथ जी वहां थे। दूसरे ने कहा, मैं और रघुनाथ के भाई साहब। बीरबल मुस्कुराए। दरबार में सबके सामने उन्होंने इन जवाबों को पढ़कर सुनाया और बोले, सत्य गवाह के उत्तरों में कभी अंतर नहीं होता, किंतु झूठा गवाह भ्रम में पड़ ही जाता है। गवाहों ने एक दूसरे की ओर देखा और पसीना पसीना हो गए। अंतिम प्रमाण। बीरबल ने रघुनाथ से पूछा, क्या आपने कभी इस जमीन पर काम किया है। रघुनाथ बोला, मैं एक व्यापारी हूं, खेती किसानी का काम नहीं करता। बीरबल बोले, बस यही अंतर है। किसान की जमीन पर उसका पसीना बहता है। आज हमने उस जमीन में से हरिदास के नाम के औजार पाए हैं।
वह केवल तभी संभव है जब उसने वर्षों तक उस भूमि पर काम किया हो। बीरबल ने सिपाहियों को आदेश दिया कि दोनों झूठे गवाहों को जेल में डाला जाए और रघुनाथ से हरिदास की जमीन वापस दिलवाई जाए। हरिदास की भावुक प्रतिक्रिया। हरिदास की आंखों में आंसू आ गए। वह झुककर बीरबल के चरणों में गिर गया और बोला, आपने मुझे न्याय दिया, वरना मैं जीवन भर पीड़ा में जीता। ईश्वर आपको लंबी उम्र दे। बीरबल ने मुस्कराते हुए कहा, न्याय वही है जो सत्य को उजागर करे और झूठ को बेनकाब। अकबर ने बीरबल की पीठ थपथपाई और दरबार में घोषणा की, बीरबल जैसे मंत्री पर मुझे गर्व है। वह न केवल बुद्धिमान हैं, बल्कि न्यायप्रिय भी हैं। उपसंहार। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि झूठ चाहे जितना भी मजबूत लगे, सत्य की रोशनी में वह टिक नहीं सकता। बीरबल ने अपनी सूझबूझ और तर्क से न केवल झूठे लोगों की पोल खोली, बल्कि न्याय के महत्व को स्थापित किया। हरिदास की जमीन लौटाना मात्र एक भूमि का मसला नहीं था, यह एक आम आदमी के आत्मसम्मान और अधिकार की रक्षा थी। कहानी का शीर्षक, दरबार में नई चुनौती। एक दिन दरबार में अकबर बादशाह ने सभी मंत्रियों से एक प्रश्न पूछा, अगर किसी इंसान को बिना मारे, बिना चोट पहुंचाए और बिना किसी बंधन के बंदी बना लिया जाए तो वह कैसे संभव है? दरबार में खामोशी छा गई। बड़े बड़े मंत्री अमीर उमराव सोच में पड़ गए, परंतु किसी के पास कोई उत्तर नहीं था। सबकी निगाहें बीरबल की ओर घूम गईं। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, इसका उत्तर मैं कल दूंगा, यदि इजाजत हो। अकबर ने हामी भर दी। बीरबल की योजना। बीरबल ने अगली सुबह दरबार में आने से पहले एक साधारण वेश में नगर के बाहरी हिस्से की ओर रुख किया। वहां एक व्यापारी रहता था, नाम था जगन्नाथ। वह बेहद अमीर किंतु बहुत घमंडी और स्वार्थी स्वभाव का था। बीरबल जानते थे कि इस व्यापारी को अपने धन और प्रभाव पर बड़ा घमंड है। बीरबल ने अपने वेश में ही उससे मुलाकात की और कहा, मैं एक दूर देश का व्यापारी हूँ। मेरे पास अनमोल हीरे हैं, परंतु मैं नहीं चाहता कि राजमहल के लोग जान जाएं। मैं उन्हें सिर्फ गुप्त स्थान पर दिखा सकता हूँ। जगन्नाथ लालच में आ गया। उसने कहा, आप मेरे घर आ जाइए, वहीं पर मैं उन्हें देख लूंगा। बीरबल बोला, मैं आज नहीं, कल सुबह आऊंगा। किंतु याद रखिए, मेरे पास ऐसे रत्न हैं जो आपने कभी नहीं देखे होंगे। जगन्नाथ रात भर सो नहीं सका। वह मन ही मन सोचता रहा कि वह हीरे कैसे हथियाए जाए। जाल में फंसा व्यापारी। सुबह बीरबल दरबार में पहुंचे और बोले, जहांपनाह, मेरी बात समझाने के लिए मुझे एक व्यक्ति को दरबार में बुलाना होगा। अकबर ने अनुमति दी। बीरबल ने सिपाहियों से कहा कि जगन्नाथ नामक व्यापारी को बुलाकर लाएं। कुछ ही देर में जगन्नाथ दरबार में पेश किया गया। वह हैरान था कि वह क्यों बुलाया गया। बीरबल बोले, जहांपनाह, यही वह व्यक्ति है जिसे मैंने बिना मारे, बिना बांधे और बिना हथियार के बंदी बना लिया है। अकबर हैरान रह गए। कैसे बीरबल? बीरबल मुस्कुराए और बोले, मैंने केवल उसके लालच को जगा दिया। वह अब मेरे वश में है। अगर मैं कह दूं कि उसके घर में चोर आने वाला है, तो वह पूरी रात जागेगा। अगर मैं कह दूं कि उसके पास जो हीरे हैं वे नकली हैं, तो वह बेचैनी से परेशान रहेगा। उसका लालच उसे मेरी बातों के अधीन कर देता है। इसी को कहते हैं बिना मारे और बिना बांधे किसी को बंदी बना लेना। अकबर ताली बजाकर हंसे और बोले, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमत्ता को सलाम है। दूसरा मोड़, नगर में अफवाह।
कुछ सप्ताह बाद आगरा में अफवाह फैली कि नगर में एक नया संत आया है जो भविष्य देख सकता है। लोग झुंड के झुंड उसके पास जाने लगे। बीरबल को शक हुआ कि यह कोई चाल है। उन्होंने गुप्त रूप से जानकारी इकट्ठा की। संत का नाम बताया जा रहा था, महात्मा विभास जी, लेकिन उनकी बातों में कोई ठोस ज्ञान नहीं था। वो लोगों की भावनाओं से खेल रहे थे। बीरबल को लगा कि यह आम जनता को गुमराह करने वाला कोई ठग है। उन्होंने अकबर से कहा, जहांपनाह, यदि आप अनुमति दें तो मैं इस महात्मा की सच्चाई सामने लाना चाहता हूं। अकबर ने सहमति दी। संत के सामने बीरबल। अगले दिन बीरबल महात्मा विभास के डेरे में पहुंचे, लेकिन एक साधारण ग्रामीण के भेष में। उन्होंने पूछा, महात्मा जी, मुझे बताइए कि कल मेरे घर में कौन आएगा। महात्मा कुछ सोचने का अभिनय करने लगे और बोले, एक अतिथि आएगा जो तुम्हारी किस्मत बदल देगा। बीरबल बोले, अगर मैं उस व्यक्ति को नहीं पहचान सका तो? महात्मा बोले, चिंता मत कर, तुम उसे पहचान जाओगे। बीरबल मुस्कुराए और बोले, महात्मा जी, आप मेरे साथ चलिए, बादशाह अकबर आपको दर्शन देना चाहते हैं। महात्मा घबरा गए, लेकिन बीरबल की बात टाल न सके और दरबार में पहुंचे। भेद खुला, ठग का पर्दाफाश। दरबार में बीरबल ने बताया कि यह महात्मा वास्तव में एक भगोड़ा ठग है जो लखनऊ में पहले भी धोखाधड़ी कर चुका है। उसकी पहचान एक गुप्तचर ने की थी जो लखनऊ से आया था। बीरबल बोले, जहांपनाह, जो व्यक्ति भविष्य नहीं जानता वह केवल कपट से लोगों को ठगता है। जनता को अंधविश्वास से बचाना हमारा कर्तव्य है। अकबर ने संत को सजा देने का आदेश दिया और नगर में घोषणा करवाई कि ऐसे ठगों से सावधान रहें। तीसरा प्रसंग, बीरबल की संपत्ति की परीक्षा। एक दिन दरबार में कुछ दरबारियों ने बीरबल से ईर्ष्या में आकर बादशाह से कहा, जहांपनाह, बीरबल तो अब बहुत अमीर हो गया है। उसे अब कोई इनाम नहीं देना चाहिए। उसे तो अपनी संपत्ति से कर देना चाहिए। बादशाह सोच में पड़ गए। उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या यह सत्य है कि तुम अमीर हो गए हो? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, कल सुबह मैं आपकी शरण में एक भिखारी बनकर आऊंगा और यदि आप चाहें तो मेरी परीक्षा ले सकते हैं। अगली सुबह बीरबल फटेहाल कपड़ों में दरबार पहुंचे। उन्होंने किसी को पहचानने नहीं दिया और सबसे भीख मांगी। किसी ने कुछ सिक्के दिए, किसी ने नजरअंदाज किया। अंत में बादशाह ने उन्हें बुलाया और पूछा, कौन हो तुम? बीरबल ने उत्तर दिया, मैं वही हूं जिसे सब अमीर समझते हैं। आज जब मैंने अमीरी त्याग दी तो मेरी कोई पहचान नहीं रही। अकबर मुस्कुराए और बोले, तुम्हारा उत्तर ही सबसे बड़ा प्रमाण है कि तुम अमीरी के योग्य हो। जो व्यक्ति धन के बिना भी अपनी गरिमा बनाए रखे वही सच्चा अमीर है। उपसंहार। इस प्रकार बीरबल ने अपनी दूरदर्शिता, बुद्धिमत्ता और नैतिक मूल्यों से न केवल दरबार में अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखी बल्कि आम जनता को भी सिखाया कि कपट, लालच और दिखावे के पीछे न भागें। बीरबल केवल एक मंत्री नहीं बल्कि एक मार्गदर्शक थे जिनकी हर कहानी आज भी प्रेरणादायक है। कहानी का शीर्षक, बीरबल और गूंगे तोते की साजिश। प्रस्तावना। बादशाह अकबर और बीरबल की जोड़ी इतिहास में अपने ज्ञान, चातुर्य और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध रही है। बीरबल की बुद्धिमत्ता के किस्से आज भी लोगों को प्रेरणा देते हैं। यह कहानी एक षड्यंत्र, धोखे और बीरबल की अपूर्व चतुराई की है, जिसमें एक बेगुनाह की जान बचाई जाती है और सच्चाई की जीत होती है। दरबार में तोहफा। एक दिन दूर देश के एक नवाब ने बादशाह अकबर के दरबार में एक सुंदर सा पिंजरा और उसमें एक रंग बिरंगा तोता भेंट किया।
तोता देखने में बेहद सुंदर था और उसकी चोंच पर सुनहरी मुहर लगी थी। साथ ही नवाब का एक पत्र भी था। जहां पनाह, यह कोई साधारण तोता नहीं है। यह हर उस बात को दोहराता है जो इसे सुनाई देती है। यह आपका गुप्तचर भी बन सकता है। इसका उपयोग कर आप दरबार में चल रही हर बातचीत को जान सकते हैं। अकबर तोते को देखकर प्रसन्न हो गए। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, इसे तुम्हारे सुपुर्द करता हूं। देखो यह क्या क्या बोल सकता है। बीरबल ने तोते को देखा और कहा, जहां पनाह, यह दिखने में सुंदर है, पर हम इसकी परीक्षा करेंगे। तोता निकला गूंगा। बीरबल ने कुछ दिनों तक तोते को अपने पास रखा। उसके सामने कई प्रकार की बातें की, कुछ मजाक भी किया, कुछ श्लोक और दोहे सुनाए। लेकिन तोते ने एक शब्द भी नहीं दोहराया। बीरबल ने दरबार में आकर कहा, जहां पनाह, यह तोता गूंगा है। यह न बोलता है न सुनता है। अकबर को क्रोध आया, ऐसा कैसे हो सकता है? नवाब ने इसे भेजा है। शायद तुमने इसे ठीक से नहीं परखा। बीरबल बोले, यदि अनुमति दें तो मैं इस तोते की असलियत का पता लगा सकता हूं। गूंगे तोते के पीछे छिपी चाल। बीरबल ने तोते का गहन निरीक्षण किया। उसने देखा कि तोते की चोंच पर जो सुनहरी मुहर लगी है, वह असल में चोंच को खुलने ही नहीं देती। यह एक चतुर युक्ति थी जिससे तोता कुछ भी बोल ही नहीं सकता था। बीरबल ने सोचा, अगर तोता बोल नहीं सकता तो यह झूठा दावा क्यों किया गया? उन्हें शक हुआ कि इसके पीछे कोई गहरी साजिश है। उन्होंने पिंजरे की बारीकी से जांच की। पिंजरे में एक पतली सी परत में कुछ लिखावट दिखाई दी। बीरबल ने उसे खोदकर निकाला और पढ़ा। यदि यह पिंजरा राजमहल में सुरक्षित रखा जाए तो 7 दिन में महल में विस्फोट हो जाएगा। बीरबल चौंक गए। यह तो एक षड्यंत्र था। एक सुंदर तोते के बहाने महल को उड़ाने की योजना बनाई गई थी। बीरबल की योजना। बीरबल तुरंत बादशाह के पास पहुंचे और बोले, जहां पनाह, यह तोता एक षड्यंत्र है। इसकी चोंच सील की गई है ताकि यह कुछ कह न सके। पिंजरे में एक यंत्र छिपा है जो विस्फोट कर सकता है। यह महल को उड़ाने की साजिश है। अकबर दंग रह गए। उन्होंने कहा, तो इसे दरबार से दूर ले जाया जाए। बीरबल ने आदेश दिया कि पिंजरे को सुरक्षित स्थान पर रखा जाए और राजमहल के सुरक्षा प्रमुख को बुलाया जाए। नवाब पर संदेह। बीरबल ने गुप्तचरों को आदेश दिया कि वे उस नवाब की गतिविधियों की जांच करें जिसने तोता भेजा था। 2 दिन बाद रिपोर्ट आई कि नवाब दिल्ली के एक विद्रोही गुट से मिला हुआ था जो मुगल साम्राज्य को कमजोर करना चाहता था। बीरबल ने अकबर को बताया, यह केवल एक तोता नहीं, एक युद्ध की शुरुआत हो सकती थी। अगर समय रहते हमें सच्चाई न पता चलती तो कई निर्दोषों की जान चली जाती। अकबर ने कहा, बीरबल, तुम्हारी सूझबूझ ने हमें एक बड़ी आपदा से बचाया है। बीरबल का चक्रव्यूह। बीरबल ने एक योजना बनाई। उन्होंने एक पत्र तैयार करवाया जिसमें नवाब को लिखा गया, तोते ने बोलना शुरू कर दिया है। उसने सब कुछ बता दिया है। यह पत्र विशेष दूत के माध्यम से नवाब तक पहुंचाया गया। नवाब जैसे ही यह खबर पढ़ा, घबरा गया। उसने तुरंत अपने 2 गुप्तचर बीरबल के पास भेजे कि वे तोते को चुरा लाएं। लेकिन बीरबल पहले ही तैयार थे। उन्होंने नकली तोते और नकली पिंजरे की व्यवस्था की थी। जैसे ही गुप्तचर तोते को चुराने आए, वे रंगे हाथों पकड़े गए। अंतिम न्याय। गुप्तचरों ने कबूल कर लिया कि नवाब ने उन्हें भेजा था और तोते के पिंजरे में छिपा विस्फोटक यंत्र उन्हीं की योजना थी।
बीरबल ने उन्हें दरबार में पेश किया। अकबर ने कठोर स्वर में पूछा, बताओ क्या मकसद था इस तोते के पीछे? गुप्तचरों ने सारा सच उगल दिया। अकबर ने आदेश दिया कि नवाब को तत्काल प्रभाव से बंदी बनाया जाए और उसका प्रदेश सम्राट के अधीन कर लिया जाए। दरबार में सम्मान। अगले दिन दरबार में बीरबल को विशेष सम्मान प्रदान किया गया। उन्हें मुगल सुरक्षा रक्षक की उपाधि से नवाजा गया। अकबर ने कहा, जहां आंखें धोखा खा सकती हैं, वहां बीरबल की बुद्धि नहीं। तुम्हारे कारण हमारा साम्राज्य एक बड़े संकट से बचा है। बीरबल मुस्कराते हुए बोले, जहांपनाह, सत्य को जानने के लिए केवल आंखें नहीं, विवेक की भी आवश्यकता होती है। उपसंहार। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि हर चमकती वस्तु सोना नहीं होती। जो बातें सामने से सरल लगती हैं, उनके पीछे गहरी साजिशें भी हो सकती हैं। बीरबल की सूझबूझ, सतर्कता और धैर्य ने एक बड़े खतरे को समय रहते टाल दिया। कहानी का शीर्षक, बीरबल की न्यायपूर्ण चुनौती। प्रस्तावना। बादशाह अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय इतिहास और लोक कथाओं का अभिन्न अंग हैं। ये कहानियां न केवल मनोरंजन करती हैं, बल्कि जीवन में नैतिकता, बुद्धिमानी और न्याय के मूल्य भी सिखाती हैं। प्रस्तुत है एक ऐसी ही कहानी जिसमें बीरबल ने अपनी चतुराई और गहरी समझ से न्याय की स्थापना की और सच्चाई को उजागर किया। दरबार में विवाद। एक दिन दरबार में दो व्यापारी, रामनाथ और हरिमोहन, एक बहुत बड़े विवाद को लेकर अकबर के समक्ष उपस्थित हुए। दोनों ही गुस्से में थे और एक दूसरे पर चोरी का आरोप लगा रहे थे। रामनाथ बोला, जहांपनाह, मैंने हरिमोहन को 100 सोनार की बनी अशर्फियां उधार दी थीं, पर अब वह मुकर रहा है। वह कहता है कि मैंने कुछ दिया ही नहीं। हरिमोहन बोला, मालिक, यह सरासर झूठ है। इसने कभी मुझे कुछ नहीं दिया। यह बस मेरी प्रतिष्ठा को मिट्टी में मिलाना चाहता है। अकबर ने दोनों की बातें सुनकर बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, यह मामला बहुत उलझा हुआ है। तुम्हें ही इसका न्याय करना होगा। बीरबल ने दोनों पक्षों को गौर से देखा और मुस्कुराकर कहा, जहांपनाह, मुझे इस मामले की पूरी जांच करने के लिए 3 दिन का समय दीजिए। अकबर ने अनुमति दे दी। बीरबल की योजना। बीरबल ने दोनों व्यापारियों को अलग अलग बुलाकर उनकी बातों को ध्यान से सुना। रामनाथ ने कहा कि उसने हरिमोहन को यह राशि एक मंदिर के पीछे बने पुराने कुएं के पास दी थी, जहां किसी तीसरे व्यक्ति को नहीं बुलाया गया था। हरिमोहन ने इस स्थान को पूरी तरह नकार दिया। बीरबल को लगा कि अगर कोई गवाह नहीं है, तो केवल बुद्धिमानी से ही सत्य बाहर लाया जा सकता है। उन्होंने एक युक्ति निकाली। सच का सिक्का योजना। बीरबल ने तीसरे दिन दरबार में सभी को बुलाया और कहा, मैंने एक सच का सिक्का बनवाया है। यह सिक्का जिसके हाथ में होगा, वही सत्य बोलेगा। यदि रामनाथ सच बोल रहा है, तो वह सिक्का उसे पहचान लेगा। यदि हरिमोहन झूठ बोल रहा है, तो उसका चेहरा काला हो जाएगा। दरबार में सब चकित थे, परंतु किसी को बीरबल की योजना की सच्चाई नहीं पता थी। बीरबल ने दोनों को वह जादुई सिक्का दिखाया, जो असल में एक साधारण पीतल का सिक्का था, पर उस पर एक विशेष काला पाउडर लगाया गया था, जो छिपा हुआ था। बीरबल बोले, अब दोनों व्यापारी इस सिक्के को अपनी जेब में डालें और 5 मिनट बाद वापस लौट आएं। बीरबल की चाल काम कर गई। 5 मिनट बाद दोनों व्यापारी सिक्का लेकर लौटे। बीरबल ने तुरंत दोनों के हाथ, उंगलियां और चेहरे की जांच शुरू की। हरिमोहन के हाथों में उस विशेष काले पाउडर के कोई निशान नहीं थे।
जबकि रामनाथ के हाथ और उंगलियों में थोड़ी सी कालिख थी। बीरबल बोले, जिसे सच बोलना है वह सिक्के को पूरी तरह पकड़ेगा और जांचेगा। झूठ बोलने वाला उसे छुएगा तक नहीं। यही बात यहां सिद्ध हो गई है। हरिमोहन के चेहरे पर हवाइयां उड़ गईं। हरिमोहन की सच्चाई उजागर। बीरबल ने आदेश दिया कि हरिमोहन के घर की तलाशी ली जाए। वहां एक संदूक के भीतर वैसी ही अशर्फियां मिली जैसी रामनाथ ने बताई थीं। हरिमोहन झुका और बोला, मुझे क्षमा करें, मैं लालच में आकर मुकर गया था, पर मैं इस धन का मोह नहीं छोड़ पाया। अकबर बोले, बीरबल, तुम्हारी यह योजना अद्भुत थी। केवल एक काल्पनिक सिक्के से तुमने झूठ की परतें खोल दी। एक और परीक्षण, दरबारी का षड्यंत्र। कुछ समय बाद एक दरबारी, नाम था तिलकचंद, बीरबल से ईर्ष्या करने लगा। उसने सोचा, यदि मैं बीरबल को बदनाम कर दूं तो मैं बादशाह का मुख्य सलाहकार बन सकता हूं। उसने दरबार में ऐलान किया कि बीरबल ने एक गरीब किसान से ज़बरन ज़मीन हथिया ली है। बीरबल ने चौंकते हुए कहा, यह सरासर झूठ है। मैं कभी किसी की भूमि नहीं छीनता। अकबर ने पूछा, क्या यह सच है बीरबल? बीरबल बोले, जहां पनाह, यह बात तुरंत जांचने की आवश्यकता है। मैं चाहता हूं कि हम दोनों उस भूमि पर जाएं और वहां स्वयं निरीक्षण करें। बीरबल का सत्य परीक्षण। अगले दिन अकबर, बीरबल, तिलकचंद और दरबार के कई सदस्य उस भूमि पर पहुंचे। बीरबल ने किसान को बुलाया, जो थोड़ा डरता हुआ आया। बीरबल ने किसान से पूछा, क्या तुम मेरी शिकायत से डरे हुए हो? किसान कांपते हुए बोला, नहीं हुजूर, आपने तो मेरी भूमि को संरक्षित कराया था, जिससे गांव के लोग उसमें खेती कर सकें। बीरबल बोले, क्या मैंने तुम्हारी जमीन अपने नाम करवाई? किसान ने हाथ जोड़कर कहा, नहीं हुजूर, आपने तो उसका हिस्सा गरीबों में बांटा, मुझे कुछ भी नहीं छीनना पड़ा। अब सबकी नजरें तिलकचंद पर थीं। बीरबल बोले, जहां पनाह, यह दरबारी केवल मेरी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाना चाहता था। यह व्यक्तिगत ईर्ष्या का परिणाम है। अकबर ने तिलकचंद को दंडित किया और बीरबल को मुक्त कर दिया। दरबार में सम्मान। अकबर ने दरबार में बीरबल को बुलाकर कहा, आज तुमने 2 बार यह सिद्ध कर दिया कि सत्य, धैर्य और बुद्धिमत्ता से हर झूठ को उजागर किया जा सकता है। उन्होंने बीरबल को राज न्यायाधीश की उपाधि दी और जनता में घोषणा करवाई कि बीरबल जैसे मंत्री के रहते राज्य में कोई अन्याय नहीं हो सकता। उपसंहार। बीरबल की इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि न्याय केवल साक्ष्यों से नहीं, बुद्धि और सूझबूझ से भी होता है। झूठ कितनी भी चालाकी से बोला जाए, वह एक न एक दिन उजागर होता ही है। ईर्ष्या और लालच मनुष्य को नीचे गिरा सकते हैं, पर सच्चाई और विवेक उसे ऊंचाई प्रदान करते हैं। बीरबल जैसे न्यायप्रिय और बुद्धिमान मंत्री का स्थान इतिहास में अमिट है। उनकी कहानियां आज भी हमें प्रेरणा देती हैं कि संकट चाहे जितना भी बड़ा हो, अगर हमारी नीयत और सोच साफ है तो समाधान जरूर निकलता है। कहानी का शीर्षक, बीरबल और गुप्तकोष का रहस्य। प्रस्तावना। अकबर और बीरबल की कहानियां भारत के इतिहास और संस्कृति का एक ऐसा आयाम है जिनमें चतुराई, नैतिकता और हास्य का अद्भुत मिश्रण मिलता है। इन कहानियों में बीरबल की बुद्धिमत्ता, न्यायप्रियता और हाजिर जवाबी से सुलझाई गई समस्याएं आज भी लोगों को प्रेरित करती हैं। आज की यह कहानी एक गुप्तकोष, षड्यंत्र और बीरबल की चतुराई के इर्द-गिर्द घूमती है। अचानक आई अफवाह। एक दिन दरबार में अचानक हलचल मच गई।
महल के एक पुराने नौकर ने खबर फैलाई कि महल के नीचे एक गुप्त खजाना छिपा है जिसे किसी पुराने राजा ने दबा रखा था। उसने यह भी कहा कि अगर वह कोष निकाला गया तो पूरे मुगल साम्राज्य की आर्थिक हालत सुधर सकती है। बादशाह अकबर को यह बात रोचक लगी। उन्होंने तुरंत दरबारियों से इस पर चर्चा शुरू कर दी। कुछ दरबारी कहने लगे, हुजूर, खजाना ढूंढना चाहिए, यह मुगलों की किस्मत पलट सकता है। कुछ ने कहा, यह कोरी अफवाह है। जमीन में खुदाई करवाकर समय और संसाधन बर्बाद न करें। अकबर ने अंततः बीरबल की ओर देखा और पूछा, बीरबल, तुम्हारा क्या विचार है? बीरबल कुछ क्षण चुप रहे, फिर बोले, जहां पनाह, खजाना अगर सच में है तो यह राज्य का धन है, पर इससे जुड़ी सच्चाई जानने के लिए गहराई से जांच करनी होगी। मैं इसकी पड़ताल करना चाहूंगा। अकबर ने सहमति दे दी। बीरबल की खोजबीन शुरू। बीरबल ने सबसे पहले उस पुराने नौकर से बात की जिसने यह खबर फैलाई थी। उसका नाम था सलीम। वह वर्षों से महल में कार्यरत था, लेकिन हाल ही में उसकी गतिविधियां कुछ संदिग्ध हो गई थीं। उसने दावा किया कि उसने बचपन में अपने दादा से यह रहस्य सुना था। बीरबल ने पूछा, क्या तुम्हारे दादा ने खुद खजाना देखा था? सलीम बोला, नहीं, पर उन्होंने कहा था कि पुराने राजा के खजांची ने मरने से पहले यह बात बताई थी। बीरबल को यह कहानी कुछ अजीब लगी। उसने गुप्तचरों को निर्देश दिया कि सलीम की गतिविधियों पर नजर रखें और महल के आसपास के पुराने दस्तावेजों की भी जांच करें। दस्तावेजों में छिपा इशारा। कुछ दिनों की खोजबीन के बाद बीरबल को महल के पुराने अभिलेखागार में एक फटी पुरानी डायरी मिली। यह डायरी सम्राट हुमायूं के खजांची की थी। उसमें एक पृष्ठ पर लिखा था, उस सुनहरी दीवारों के नीचे छिपा है जो उसे पाले वही हो सच्चा राजयोग्य। परंतु सावधान, धन से बड़ा है धर्म, और परीक्षा होगी उसके लिए जो उसे पाना चाहे। बीरबल समझ गए कि यह खजाना केवल दौलत नहीं बल्कि एक परीक्षा भी है। उन्होंने उस स्थान की पहचान की जिसे सुनहरी दीवारों वाला कक्ष कहा गया था। वह कक्ष महल के सबसे पुराने हिस्से में स्थित था, जहां अब कोई नहीं जाता था। सुनहरी कक्ष की खुदाई। बीरबल ने बादशाह से अनुमति लेकर उस कक्ष में खुदाई करवानी शुरू की। कुछ ही घंटे बाद वहां एक लोहे की संदूक जैसी आकृति मिली। दरबारियों में उत्सुकता और रोमांच की लहर दौड़ गई। बादशाह स्वयं उस स्थल पर पहुंचे। संदूक को सावधानीपूर्वक खोला गया, लेकिन वह पूरी तरह खाली था। न उसमें सोना था, न चांदी, न ही कोई रत्न। सिर्फ एक पुराना कागज मिला जिस पर लिखा था, धन की तलाश में जो अपने कर्तव्य भूल जाए वह इस खजाने का अधिकारी नहीं। असली खजाना न्याय, सेवा और सत्कार्य है। सभी चकित रह गए। साजिश का पर्दाफाश। परंतु बीरबल के मन में अभी भी कुछ प्रश्न उठ रहे थे। उन्होंने सलीम को फिर से बुलाया और कड़ाई से पूछताछ की। इस बार सलीम डर गया और उसने सच उगल दिया। उसने बताया कि कुछ भ्रष्ट दरबारी, खासकर एक नामी अमीर जफर खान, ने उसे पैसे देकर यह अफवाह फैलाने को कहा था। उनका उद्देश्य था महल की खुदाई के दौरान खजाने के बहाने वहां से एक गुप्त रास्ता खोलना जिससे वे राजकोष लूट सकें। बीरबल ने गुप्तचरों के साथ मिलकर उस क्षेत्र की निगरानी की और पाया कि संदूक के नीचे सचमुच एक सुरंग थी जो सीधे राजकोष के तहखाने की ओर जाती थी। बीरबल ने तुरंत अकबर को यह सूचना दी। अकबर ने आदेश दिया कि जफर खान और उसके साथी दरबारियों को बंदी बनाया जाए। अकबर का क्रोध और संतोष। जब यह सारा मामला खुला तो अकबर का चेहरा क्रोध से तमतमा उठा। उन्होंने कहा,
जो अपने ही दरबार में रहकर षड्यंत्र करे वह सबसे बड़ा अपराधी है। जफर खान जैसे लोगों को कड़ा दंड मिलना चाहिए। बीरबल बोले, जहां पनाह, हमें एक सीख भी मिलनी चाहिए। हर चमकते वादे के पीछे सच्चाई नहीं होती। लालच व्यक्ति को अंधा कर देता है। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता की प्रशंसा की और कहा, तुम्हारी वजह से हमने सिर्फ एक साजिश ही नहीं बल्कि राज्य का बड़ा नुकसान होने से भी बचा लिया है। पुरस्कार और प्रेरणा। अकबर ने पूरे दरबार में घोषणा की, आज से बीरबल को राजरक्षक की उपाधि दी जाती है। वह केवल सलाहकार नहीं, राज्य की आत्मा हैं। बीरबल ने मुस्कराकर कहा, जहां पनाह, अगर मेरी बुद्धि से प्रजा को न्याय और सुरक्षा मिलती है तो वही मेरे लिए सबसे बड़ा इनाम है। उपसंहार। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि केवल धन की खोज जीवन का लक्ष्य नहीं होना चाहिए। सच्चा खजाना है सत्य, न्याय, सेवा और ईमानदारी। बीरबल की तरह जो व्यक्ति सतर्क, विवेकी और सत्यनिष्ठ होता है वही सच्चे अर्थों में राज्य और समाज की रक्षा कर सकता है। आज के युग में भी जब समाज तरह तरह की अफवाहों, लालच और धोखाधड़ी से घिरा है, तब बीरबल जैसी सोच और मूल्य आधारित निर्णय ही हमें सही राह दिखा सकते हैं। कहानी का शीर्षक, बीरबल की अनोखी शिक्षा। प्रस्तावना। बादशाह अकबर और उनके चतुर सलाहकार बीरबल की कहानियां भारतीय जनमानस में गहराई से रची बसी हैं। बीरबल की बुद्धिमानी, न्यायप्रियता और तीव्र हाजिर जवाबी से अनेक समस्याएं हल हुईं। आज की यह विशेष कहानी एक ऐसे समय की है जब अकबर को अपने ही दरबारियों के बीच झूठ और दिखावे का बोलबाला नजर आने लगा। बीरबल ने अपनी समझदारी से एक ऐसी शिक्षा दी जिसे अकबर कभी नहीं भूले। दरबार में दिखावा। अकबर का दरबार हर दिन भव्यता और उत्साह से भरपूर होता था, किंतु कुछ महीनों से अकबर को लगने लगा था कि कई दरबारी अपनी वफादारी और बुद्धिमानी का सिर्फ दिखावा करते हैं। वे केवल स्वार्थवश मीठी बातें करते थे और झूठी प्रशंसा में लिप्त रहते थे। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे कुछ दरबारी मेरी प्रशंसा करके केवल अपने स्वार्थ सिद्ध करना चाहते हैं। वे दिखावे की चादर ओढ़े रहते हैं, जबकि भीतर से उनकी नीयत कुछ और होती है। बीरबल मुस्कराया, जहां पनाह, यह तो आपने बिल्कुल सही पहचाना है। लेकिन ऐसे लोगों को पहचानना आसान नहीं होता, क्योंकि उनका अभिनय बड़ा कुशल होता है। अकबर बोले, तो क्या इसका कोई उपाय है कि हम सच्चे और झूठे दरबारियों की पहचान कर सकें? बीरबल ने थोड़ी देर सोचा और कहा, हुजूर, मुझे कुछ दिन दीजिए। मैं एक योजना बनाकर इस समस्या का हल खोज निकालूंगा। बीरबल की योजना, 7 दिनों की परीक्षा। बीरबल ने दरबारियों को एक विशेष घोषणा के माध्यम से बुलाया। उसने कहा, जहां पनाह ने यह तय किया है कि अगले 7 दिनों तक सभी दरबारी बादशाह की भव्यता, न्यायप्रियता और वीरता पर आधारित कविताएं और भाषण प्रस्तुत करेंगे। जो दरबारी सबसे उत्तम प्रस्तुति देगा उसे स्वर्ण मुद्राओं से भरा थाल मिलेगा और विशेष सम्मान भी दिया जाएगा। यह सुनते ही दरबारियों में होड़ लग गई। सभी अपने अपने लेखकों और विद्वानों से सहायता लेने लगे। कुछ तो एक दूसरे की रचनाएं चुराने लगे। चारों ओर एक नकली वातावरण बन गया, जिसमें हर कोई अपने शब्दों से बादशाह की इतनी अधिक प्रशंसा करने लगा कि सच्चाई का कोई स्थान नहीं बचा। बीरबल चुपचाप यह सब देखता रहा। पहले 6 दिन। हर दिन दरबार में दरबारी आते, अपनी चापलूसी भरी कविताएं पढ़ते, जहां पनाह सूरज से तेज हैं, आपकी न्यायधर्मिता गंगा से पवित्र है, आपके चरण कमल स्वर्ग के पुष्पों से श्रेष्ठ हैं। अकबर सुनते, मुस्कराते, पर भीतर से अशांत थे।
उन्हें ऐसा लगने लगा कि बीरबल की योजना व्यर्थ जा रही है। कोई भी दरबारी सच्चे मन से नहीं बोल रहा था। बीरबल हर दिन शांत बैठा रहा। 7वें दिन आने का इंतजार करता रहा। 7वां दिन बीरबल की बारी। आखिर 7वां दिन आ गया। बीरबल अब तक कुछ नहीं बोले थे। सभी दरबारियों ने सोचा कि बीरबल इस बार चुप ही रहेंगे या शायद उन्हें कुछ कहने की आवश्यकता ही नहीं। लेकिन जब अकबर ने पूछा, बीरबल अब तुम्हारी बारी है, क्या तुम भी मेरी महानता पर कुछ कहना चाहोगे? बीरबल उठे। उन्होंने किसी प्रशंसा की कविता की जगह एक कहानी सुनानी शुरू की। कहानी 3 राजा और एक झूठ। बहुत समय पहले एक राज्य था। वहां के राजा को यह विश्वास हो गया था कि उसका हर आदेश परम सत्य है। उसके दरबारियों ने उसका इतना गुणगान किया कि वह यह समझ बैठा कि उसके जैसे बुद्धिमान और न्यायप्रिय कोई नहीं। एक दिन एक साधु राज्य में आया और उसने राजा से कहा, महाराज, आपने अपने दरबार में झूठ का मंदिर बना लिया है। राजा चौंक गया। उसने पूछा, क्यों? साधु ने कहा, आपके दरबारी झूठी प्रशंसा करते हैं। वे सिर्फ अपने लाभ के लिए आपकी प्रशंसा करते हैं। राजा ने इस पर गुस्से में आदेश दिया कि जो भी झूठ बोले उसे फांसी दे दी जाएगी। अब दरबारियों में खलबली मच गई। अगले दिन एक दरबारी आया और बोला, महाराज, आप तो बस एक साधारण मानव हैं, आपसे भी भूल हो सकती है। राजा को क्रोध आया। दूसरा दरबारी आया और बोला, आप तो देवता हैं, त्रेता युग से सीधे आए हैं। राजा को लगा यह झूठ है। फिर तीसरा दरबारी आया और बोला, महाराज, मैं सच और झूठ के बीच की बात कहूंगा। आप एक अच्छे शासक हैं, पर आप भी मनुष्य हैं। अगर आप गलती करेंगे तो मैं सच कहूंगा। राजा कुछ देर चुप रहा और बोला, यही सच्चा दरबारी है। अकबर की आंखें खुली। बीरबल की कहानी सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर कुछ पल सोचते रहे। फिर उन्होंने कहा, बीरबल, तुमने बहुत सुंदर तरीका अपनाया। तुमने एक कहानी के जरिए वह बात कह दी जो मैं इतने दिनों से समझ नहीं पा रहा था। बीरबल ने झुककर कहा, जहां पनाह, सच्चा दरबारी वही होता है जो आपको आपकी कमियों से भी अवगत कराए ताकि आप सच्चे राजा बने रहें। झूठी प्रशंसा से केवल अहंकार बढ़ता है, राज्य नहीं। असली पुरस्कार। अकबर ने उस दिन सभी दरबारियों की रचनाएं एक तरफ रख दीं। उन्होंने बीरबल को गले लगाते हुए कहा, आज मैं तुम्हें केवल पुरस्कार नहीं बल्कि सच्चा साथी घोषित करता हूं। जो मेरे साथ सच्चाई से चले वही मेरे सबसे निकट है। फिर उन्होंने घोषणा की, अब से कोई दरबारी केवल प्रशंसा नहीं करेगा बल्कि जो कमी हो उस पर खुलकर चर्चा करेगा। हमारा राज्य तभी महान बनेगा जब हम सच्चाई को अपनाएंगे। उपसंहार। यह कहानी केवल अकबर और बीरबल की नहीं, यह हर समय के राजा और सलाहकार की कहानी है। जब सत्ता के आसपास लोग झूठ, दिखावा और चापलूसी का ताना बाना बुनने लगते हैं, तब कोई बीरबल चाहिए होता है जो सच्चाई की मशाल लेकर आए। बीरबल ने हमें यह सिखाया कि एक बुद्धिमान व्यक्ति न केवल राजा की प्रशंसा करता है बल्कि उसे उसकी कमियां भी दिखाता है ताकि वह एक महान शासक बन सके, न कि केवल एक घमंडी राजा। कहानी का शीर्षक, बीरबल और गूंगे की गवाही। प्रस्तावना। अकबर बीरबल की कहानियां केवल मनोरंजन का साधन नहीं बल्कि चतुराई, तर्क और न्याय का पाठ पढ़ाती हैं। यह कहानी ऐसे ही एक रहस्यमय मुकदमे पर आधारित है जहां एक गूंगे आदमी की गवाही को समझना किसी के बस की बात नहीं थी।
सिवाय बीरबल के। पहला दृश्य सुबह का दरबार। आगरा के राजमहल का दरबार सुबह सुबह न्यायसभा के लिए सजाया जा चुका था। बादशाह अकबर अपने सिंहासन पर विराजमान थे। बीरबल, राजा टोडरमल, मीर बख्शी, अबुल फजल और अन्य दरबारी अपनी अपनी जगह पर बैठे थे। तभी नगर के कोतवाल ने आकर एक अजीब मुकदमे की रिपोर्ट पेश की। जहां पनाह, आज एक विचित्र मामला दरबार की शरण में आया है। एक व्यापारी का दावा है कि उसका नौकर, जो जन्म से गूंगा है, उसकी तिजोरी लूटते हुए पकड़ा गया है। परंतु गूंगा लड़का कुछ बोल नहीं सकता, न ही वह किसी तरह अपनी बात कह पा रहा है। क्या उसके मौन को अपराध समझा जाए या उसकी बात को बिना बोले समझा जाए? अकबर हैरान हुए। गूंगे की गवाही? यह तो रोचक मामला है। क्या बीरबल इस रहस्य को सुलझा पाएगा? दूसरा दृश्य व्यापारी और गूंगे की पेशी। व्यापारी का नाम था श्रीधनलाल, शहर का सबसे बड़ा रेशमी कपड़ों का व्यापारी, और उसके यहाँ काम करने वाला गूंगा लड़का किशन। किशन की उम्र लगभग 20 वर्ष थी। शांत, मेहनती और वफादार। श्रीधनलाल ने रोते हुए कहा, जहां पनाह, यह लड़का 7 वर्षों से मेरे यहाँ काम करता है। मैंने इसे बेटे जैसा प्यार दिया, परंतु कल रात मैंने इसे अपनी तिजोरी में से जेवर निकालते देखा। यह चोर है, इसे सजा दीजिए। किशन कुछ कह नहीं सका। उसने बस हाथ जोड़कर सिर झुका लिया। बीरबल ने उसकी आंखों को गौर से देखा। वहां डर तो था, पर कोई अपराध बोध नहीं। बीरबल बोला, जहां पनाह, मुझे अनुमति दें, मैं एक दिन का समय मांगता हूं। मैं इस गूंगे लड़के से अकेले में बात करना चाहता हूं, अपने तरीके से। अकबर ने हामी भरी। स्वीकृत है बीरबल। तीसरा दृश्य बीरबल की तहकीकात। बीरबल किशन को अपने घर ले गया। वहां उसने इशारों की भाषा समझने वाले एक वृद्ध मूकबधिर शिक्षक को बुलाया। उस शिक्षक का नाम था महादेव। वह गूंगों की संकेत भाषा का विशेषज्ञ था। बीरबल ने महादेव के माध्यम से किशन से बात की। बीरबल, क्या तुमने तिजोरी से कुछ चुराया? किशन, संकेतों में नहीं। मैंने चोरी नहीं की। बीरबल, फिर तुम तिजोरी के पास क्या कर रहे थे? किशन, मालिक ने मुझे वहां से एक कपड़े का थान निकालने को कहा था। वह थान तिजोरी के पास रखा था। बीरबल सोच में पड़ गया। बीरबल, क्या उस समय तिजोरी खुली थी? किशन, जी, पर मैंने उसमें हाथ नहीं डाला। बीरबल, क्या किसी और को वहां देखा? किशन थोड़ी देर तक चुप रहा, फिर उसने इशारे से बताया कि एक परछाई दिखी थी, जो बहुत जल्दी वहां से भाग गई थी। बीरबल के माथे पर बल पड़ गए। मामला अब और भी रोचक हो गया था। चौथा दृश्य व्यापारी के घर की जांच। बीरबल ने कोतवाल और कुछ सैनिकों के साथ श्रीधनलाल के घर का दौरा किया। तिजोरी का कमरा देखा गया। जमीन पर धूल जमी थी। बीरबल झुका और उसने कुछ निशान देखे। एक पांव का हल्का सा छाप, एक जगह फिसलने का निशान। तिजोरी के पास एक खिड़की थी जो आधी खुली थी। बीरबल ने बाहर देखा, एक दीवार थी और उससे सटी सीढ़ियां, कोई भी आसानी से चढ़ सकता था। तब बीरबल ने कमरे के सारे नौकरों से पूछताछ की। सबने कहा कि किशन तो हमेशा वफादार रहा है। बीरबल को शक हुआ, कहीं इस व्यापार की दौलत के पीछे कोई और खेल तो नहीं। पांचवा दृश्य रात का प्रयोग। बीरबल ने योजना बनाई। उसी रात उसने किशन को फिर तिजोरी के कमरे में भेजा, यह दिखाने के लिए कि वह उस दिन क्या कर रहा था। कमरे के बाहर सैनिक छिपा दिए गए। रात को करीब दूसरी पहर, अचानक खिड़की से एक आदमी भीतर घुसा। उसका चेहरा नकाब से ढका था।
वह सीधा तिजोरी की ओर बढ़ा, तभी सैनिकों ने उसे पकड़ लिया। वह आदमी कोई और नहीं बल्कि श्रीधनलाल का अपना साला गोवर्धन था। छठा दृश्य पर्दाफाश। गोवर्धन को अकबर के दरबार में लाया गया। बीरबल ने घोषणा की, जहां पनाह, किशन निर्दोष है। असली चोर यह है श्रीधनलाल का सगा साला गोवर्धन। यह कई दिनों से तिजोरी की चाबियों की नकली प्रति बना चुका था। उस दिन यह किशन के तिजोरी खोलने का समय जानता था और उसी वक्त चोरी करने घुसा था। जब किशन वहां था तभी उसने कुछ उठाया और भाग गया। किशन तो निरीह था पर चोर को देख नहीं पाया। उसकी गूंगी हालत ने उसे मजबूर कर दिया। अकबर ने कहा, तो फिर श्रीधनलाल ने किशन को दोषी क्यों ठहराया? बीरबल बोला, क्योंकि गोवर्धन ने उसके कान में झूठी कहानी डाली थी कि किशन को रंगे हाथों देखा गया है, और श्रीधनलाल ने अपनी आंखों से सच की पुष्टि किए बिना ही उस पर विश्वास कर लिया। अकबर ने गंभीरता से सिर हिलाया। सातवां दृश्य न्याय। अकबर ने आदेश दिया, गोवर्धन को 5 वर्षों की जेल की सजा दी जाती है और श्रीधनलाल को यह चेतावनी दी जाती है कि किसी भी कर्मचारी पर दोष मढ़ने से पहले पूरी सच्चाई की पड़ताल करे। फिर अकबर ने किशन को पास बुलाया। उसके सिर पर हाथ रखकर कहा, तुम गूंगे हो, लेकिन आज तुमने पूरे दरबार को मौन में सच्चाई की आवाज सुना दी। मैं तुम्हें राज्य का विशेष सेवक नियुक्त करता हूं ताकि तुम्हारा जीवन सम्मानपूर्वक व्यतीत हो। अंतिम दृश्य बीरबल का सम्मान। अकबर ने बीरबल की ओर देखा, मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, अगर तुम न होते तो एक मासूम को सजा मिल जाती। तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि बुद्धि और न्याय से बड़ा कोई हथियार नहीं होता। बीरबल झुककर बोला, जहां पनाह, जब तक दरबार में सच्चाई को सुनने वाले कान और समझने वाली बुद्धि रहेगी, न्याय जीवित रहेगा। उपसंहार। यह कहानी केवल एक अपराध की नहीं बल्कि यह बताती है कि सच की आवाज भाषा की मोहताज नहीं होती। न्याय के लिए केवल आंखों से देखना काफी नहीं बल्कि दिल से समझना जरूरी है। और सबसे बढ़कर एक सच्चा नेता वही है जो अपने अधीनस्थों की बात को गौर से सुने, चाहे वह मौन ही क्यों न हो। बीरबल की यह कहानी आज भी हर उस संस्था, समाज और नेतृत्व के लिए एक प्रेरणा है जो न्याय और करुणा में विश्वास रखते हैं। कहानी का शीर्षक, बीरबल और असली उत्तराधिकारी। प्रस्तावना। मुगल सम्राट अकबर के दरबार में अनेक बुद्धिमान दरबारी थे, परंतु बीरबल की बुद्धिमता, न्यायप्रियता और हाजिर जवाबी का कोई जोड़ नहीं था। उनकी सलाह से अनेक बार राज्य संकट से बाहर आया और लोगों को न्याय मिला। यह कहानी भी एक ऐसे ही गूढ़ रहस्य और उत्तराधिकार विवाद की है जिसे बीरबल ने अपनी सूझबूझ से सुलझाया। राजा का विचित्र आदेश। एक दिन सुबह का समय था। अकबर बाग में टहल रहे थे। वे कुछ चिंतित और विचारों में खोए हुए थे। बीरबल ने यह देखा और उनके पास जाकर पूछा, जहां पनाह, आप बहुत गंभीर लग रहे हैं, क्या कुछ समस्या है? अकबर बोले, बीरबल, कल रात मैंने एक सपना देखा कि मैं अब बूढ़ा हो गया हूं और मेरे उत्तराधिकारी को तय करने का समय आ गया है। परंतु एक राजा के लिए सबसे कठिन कार्य यही होता है, सही उत्तराधिकारी चुनना। बीरबल मुस्कराए। हुजूर, यह तो सौभाग्य की बात है कि आपने यह सपना देखा। इसका अर्थ है कि आप अपने शासन को सुचारू रूप से आगे बढ़ाना चाहते हैं। अकबर बोले, मैं एक परीक्षा आयोजित करना चाहता हूं। कोई भी व्यक्ति जो स्वयं को योग्य उत्तराधिकारी मानता है, वह इसमें भाग ले सकता है, फिर चाहे वह मेरे खून का हो या नहीं। बीरबल थोड़े चौंके।
हुजूर, क्या आप सचमुच यह परीक्षा सबके लिए खुली रखना चाहते हैं? तब तो आम लोग भी भाग ले सकेंगे। अकबर बोले, हाँ बीरबल, मैं देखना चाहता हूँ कि क्या वास्तव में कोई ऐसा भी है जो सिंहासन के योग्य हो, चाहे वह किसी भी वर्ग या जाति का क्यों न हो। बीरबल झुककर बोले, बहुत ही अनूठा विचार है जहांपना। मैं इसकी तैयारी करवाता हूँ। परीक्षा की घोषणा। अगले दिन पूरे आगरा में एक ऐलान हुआ। बादशाह अकबर के आदेशानुसार एक विशेष परीक्षा आयोजित की जा रही है। जो भी स्वयं को शासन के योग्य समझता है वह दरबार में आकर इस परीक्षा में भाग ले सकता है। विजेता को विशेष सम्मान और उत्तराधिकारी बनने का अवसर मिलेगा। इस घोषणा से समस्त राज्य में हलचल मच गई। अमीर उमराव, सेना नायक, विद्वान, साधु सन्यासी और यहाँ तक कि सामान्य नागरिक भी परीक्षा में भाग लेने को तैयार हो गए। बीरबल ने आदेश दिया कि 3 चरणों में यह परीक्षा ली जाएगी। 1 बुद्धिमता की परीक्षा, 2 न्याय की परीक्षा, 3 त्याग की परीक्षा। पहला चरण बुद्धिमता की परीक्षा। दरबार में लगभग 40 प्रतिभागी एकत्र हुए। बीरबल ने सबको एक एक सीलबंद बक्सा दिया और कहा, इनमें से केवल 3 बक्सों में असली मोती हैं, बाकी सब में नकली। जो भी असली मोती पहचान लेगा वही अगले चरण में जाएगा। प्रतिभागियों ने बक्से खोलने शुरू किए। कुछ ने मोती को काटा, कुछ ने दांत से चबाया, कुछ ने तेल में डुबोया, पर अधिकतर असफल रहे। अंत में केवल 3 व्यक्ति सही मोती पहचान पाए। 1 फकीर अली शाह, एक बूढ़ा साधु। 2 राजकुमार सलीम, अकबर का बेटा। 3 ग्रामवासी अर्जुन, एक सामान्य किसान पुत्र। अकबर चकित थे कि एक फकीर और किसान भी बुद्धिमान निकले। बीरबल मुस्कराया, यह उसकी पहली योजना का हिस्सा था। दूसरा चरण न्याय की परीक्षा। अब बीरबल ने तीनों को एक झगड़ा सुलझाने को कहा। एक वृद्ध महिला दरबार में लाई गई। उसने कहा, यह मेरा पोता है, लेकिन गांव का पटवारी मेरी जमीन हथियाना चाहता है और कहता है कि मैं झूठ बोल रही हूं। कोई मेरी मदद नहीं कर रहा। बीरबल ने तीनों प्रतिभागियों को गुप्त रूप से अलग अलग बुलाया और यही मामला उनके सामने रखा। फकीर अली शाह ने कहा, बुजुर्ग महिला सत्य बोल रही है, उसकी आंखों में सच्चाई है। पटवारी को सजा दी जाए। राजकुमार सलीम ने कहा, इस मामले की जांच करनी चाहिए। पहले पटवारी को बुलाकर साक्ष्य मांगे जाएं। किसान अर्जुन ने कहा, मैं उस महिला से मिलना चाहता हूं और उस जमीन का सर्वेक्षण करना चाहता हूं। कभी कभी दोनों पक्षों में गलती होती है, इसलिए पहले सत्य जानना आवश्यक है। अकबर और बीरबल ने निर्णय लिया, अर्जुन का उत्तर सबसे न्यायप्रिय और संतुलित है, क्योंकि उसने बिना पक्षपात सच्चाई जानने की कोशिश की। तीसरा चरण त्याग की परीक्षा। अब अंतिम और कठिन परीक्षा बीरबल ने तैयार की थी। तीनों प्रतिभागियों को एक एक सुनहरे सिंहासन पर बैठाया गया और उनके सामने 3 थाल रखे गए, एक में धन, दूसरा में सत्ता और तीसरे में न्याय के प्रतीक। बीरबल ने कहा, अब आप में से जिसे भी उत्तराधिकारी बनना है वह तीनों में से एक वस्तु का त्याग करे। फकीर अली शाह ने कहा, मैं धन त्यागता हूं क्योंकि मुझे केवल न्याय चाहिए। राजकुमार सलीम ने कहा, मैं न्याय का त्याग करता हूं। शासन चलाने के लिए धन और शक्ति चाहिए। अर्जुन ने चुपचाप उठकर तीनों थाल बीरबल को लौटा दिए और कहा, मैं इन तीनों का त्याग करता हूं, क्योंकि अगर मैं सही नहीं हूं तो इनका कोई मूल्य नहीं, और अगर मैं योग्य हूं तो मुझे इनकी चाह नहीं होनी चाहिए।
पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। अकबर खड़े हो गए और बोले, वाह अर्जुन, तुम्हारे त्याग में ही सबसे बड़ी योग्यता है। एक राजा को शासन पाने की लालसा नहीं, बल्कि जिम्मेदारी का बोध होना चाहिए। राजकुमार सलीम की प्रतिक्रिया। सलीम यह सुनकर क्रोधित हुआ। अब्बा हुजूर, आप मुझे छोड़कर एक किसान को उत्तराधिकारी बना रहे हैं? अकबर बोले, मैंने पहले ही स्पष्ट किया था कि यह निर्णय योग्यतानुसार होगा। और तुमने स्वयं कहा कि न्याय का त्याग करोगे, फिर तुम किस शासन की बात करते हो? बीरबल ने कहा, जहां पनाह, सलीम में क्षमता है, लेकिन अभी उसे सीखने की आवश्यकता है। अर्जुन उसका मार्गदर्शन कर सकता है ताकि भविष्य में वह एक सच्चा शासक बन सके। अकबर ने आदेश दिया, अर्जुन को मेरी गुप्त परिषद में शामिल किया जाए। वह हर निर्णय में भाग लेगा। और सलीम, तुम उसे गुरुभाव से मानोगे। यही परीक्षा का अंतिम उद्देश्य था। कुछ वर्ष बाद अर्जुन अब अकबर की सलाहकार परिषद में था। उसकी सरलता, न्यायप्रियता और जनकल्याण की भावना के कारण पूरा राज्य उसे सम्मान देने लगा। राजकुमार सलीम ने भी धीरे धीरे उससे बहुत कुछ सीखा। एक दिन बीरबल अकेले बैठे थे। अकबर उनके पास आए और बोले, बीरबल, आज मुझे समझ आया कि एक सच्चे शासक को केवल खून के रिश्ते से नहीं चुना जा सकता, बल्कि वह सेवा, न्याय और त्याग से तय होता है। बीरबल मुस्कराए। जहां पनाह, यही तो मैंने शुरू से कहा था। सच्चा उत्तराधिकारी वही है जो सिंहासन को सम्मान दे, उससे सम्मान की अपेक्षा न करे। उपसंहार। यह कहानी केवल बीरबल की बुद्धिमत्ता की नहीं, बल्कि उत्तराधिकार और नेतृत्व के असली अर्थ को समझाने की है। आज भी जब समाज में नेतृत्व की बात आती है, तो हमें बीरबल के इन 3 गुणों को देखना चाहिए: बुद्धिमत्ता, न्याय और त्याग। कहानी का शीर्षक, बीरबल का सच का तराजू। प्रस्तावना। मुगल सम्राट अकबर और उनके विश्वसनीय सलाहकार बीरबल की कहानियां चतुराई, न्याय और हाजिर जवाबी की मिसाल हैं। यह कहानी एक ऐसे समय की है जब दरबार में न्याय को लेकर एक असाधारण स्थिति उत्पन्न हुई और बीरबल ने अपनी बुद्धिमत्ता से उसे सुलझाया। दरबार में हलचल। एक सुबह जब अकबर का दरबार सजा, तभी 2 व्यापारी रोते बिलखते दरबार में आए। दोनों के बीच कोई विवाद था। पहला व्यापारी, जिसका नाम काशीराम था, बोला, जहां पनाह, इस आदमी ने मुझसे 100 सोने की मुद्राएं उधार ली थीं और अब मना कर रहा है। दूसरा व्यापारी रामलाल बोला, नहीं हुजूर, यह झूठ बोल रहा है। मैंने कोई सोने की मुद्राएं नहीं ली। अकबर ने पूछा, क्या तुम्हारे पास कोई गवाह या लिखित प्रमाण है? काशीराम बोला, नहीं हुजूर, उस समय यह मेरा मित्र था, मैंने विश्वास किया था। अब अकबर असमंजस में पड़ गए। उन्होंने तुरंत बीरबल को बुलाया। बीरबल की जांच। बीरबल दरबार में पहुंचे और पूरी बात सुनने के बाद मुस्कराए। फिर उन्होंने कहा, जहां पनाह, मुझे इस मामले को सुलझाने के लिए 1 दिन का समय दीजिए। मैं कल सुबह सच्चाई लेकर दरबार में हाजिर होऊंगा। अकबर ने अनुमति दी। सभी दरबारी आश्चर्यचकित थे कि बिना किसी गवाह और प्रमाण के बीरबल कैसे सच्चाई का पता लगाएंगे। सच का तराजू। बीरबल ने अगले दिन दोनों व्यापारियों को अपने साथ एक पुराने मंदिर में बुलाया। वहां पर एक पुराना, टूटा फूटा तराजू पड़ा था। बीरबल ने कहा, मैं इस तराजू को सच का तराजू कहता हूं। इसमें अगर कोई झूठा व्यक्ति सोना रखे तो तराजू झुकता नहीं है, और अगर कोई सच्चा व्यक्ति सोना रखे तो तराजू संतुलन में आता है। दोनों व्यापारी हैरान रह गए।
बीरबल ने रामलाल से कहा, अगर तुमने सच में सोना नहीं लिया तो इस तराजू में तुम्हारे हाथ का एक तौल रखो ताकि हम सत्य जान सकें। रामलाल डर गया। वह सोचने लगा कि कहीं यह कोई जादुई यंत्र न हो। उसने जल्दी से बहाना बनाया, बीरबल जी, मुझे अपने घर एक जरूरी काम याद आ गया है, मैं कल वापस आ जाऊंगा। बीरबल मुस्कराए। उन्होंने सिपाहियों को आदेश दिया, रामलाल का पीछा करो, लेकिन छिपकर। देखो यह क्या करता है। सच्चाई सामने आई। रामलाल सीधे अपने घर गया। वहां उसने जल्दी जल्दी एक मिट्टी के बर्तन से 100 सोने की मुद्राएं निकाली और उन्हें एक पुराने कुएं में फेंक दिया। सिपाहियों ने यह सब देखा और बीरबल को सूचना दी। अगले दिन जब रामलाल दरबार में आया तो बीरबल ने मुस्कराते हुए कहा, कहाँ है वे सोने की मुद्राएं जो तुमने कल कुएं में फेंकी थीं? रामलाल हक्का बक्का रह गया। वह चुप हो गया। बीरबल ने सिपाहियों को इशारा किया और कुएं से मुद्राएं निकलवा लीं। काशीराम की आंखों में आंसू आ गए। वह बोला, जहां पनाह, बीरबल ने फिर न्याय किया है। अकबर ने रामलाल को दंड दिया और बीरबल की प्रशंसा की। बीरबल की सीख। बीरबल ने मुस्कराते हुए कहा, जहां सच्चाई की आवश्यकता हो वहां तराजू नहीं, बुद्धि का संतुलन जरूरी है। अकबर हंसे और बोले, बीरबल, तुम न केवल न्यायप्रिय हो बल्कि राज्य के लिए अनमोल रत्न हो। उपसंहार। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि परिस्थितियां चाहे जितनी कठिन हो, यदि बुद्धि और धैर्य से काम लिया जाए तो हर समस्या का समाधान संभव है। बीरबल ने दिखा दिया कि न कोई जादू, न कोई हथियार, केवल चतुराई ही सत्य और न्याय को सामने ला सकती है। कहानी का शीर्षक, बीरबल की खामोशी। दरबार में विवाद। एक सुबह अकबर के दरबार में दो प्रतिष्ठित व्यापारी आए। दोनों के चेहरे पर चिंता और क्रोध स्पष्ट दिखाई दे रहा था। पहले व्यापारी का नाम था विजयलाल, जो मसालों का बड़ा व्यापारी था। दूसरा व्यापारी धर्मदास था, जो कपड़े का व्यवसाय करता था। विजयलाल ने हाथ जोड़कर अकबर से कहा, हुजूर, इस धर्मदास ने मेरे से 50% का शुद्ध केसर खरीदा था। अब यह कहता है कि वह केसर नकली था और पैसा लौटाने को कह रहा है, जबकि मैंने उसे स्वयं बाजार की सबसे उत्तम केसर दी थी। धर्मदास ने झट से उत्तर दिया, जहां पनाह, मैंने जब उस केसर को प्रयोग किया तो उसमें सुगंध नहीं थी और रंग भी फीका पड़ा था। यह स्पष्ट रूप से धोखा है। अकबर ने दोनों की बातें सुनी, फिर बोला, क्या तुम्हारे पास कोई प्रमाण है? दोनों ने सिर हिला दिया। अब अकबर सोच में पड़ गए। उन्होंने तुरंत बीरबल को बुलवाया। बीरबल का आगमन। बीरबल दरबार में आए। अकबर ने उन्हें सारा मामला बताया। बीरबल कुछ देर सोचते रहे, फिर बोले, जहां पनाह, मुझे इस विवाद का निपटारा करने के लिए एक दिन का समय चाहिए। कल दोनों व्यापारी अपने अपने माल के नमूने और वह केसर जो विवादित है लेकर दरबार में आए। अकबर ने अनुमति दे दी। दोनों व्यापारी अपने अपने घर चले गए। बीरबल की योजना। बीरबल ने उसी शाम 2 सैनिकों को बुलाकर उन्हें धर्मदास के घर भेजा। आदेश था चुपचाप पता लगाना कि धर्मदास ने उस केसर का क्या किया। सैनिकों ने देखा कि धर्मदास की रसोई में वही केसर उपयोग हो रही थी। भोजन में उसकी सुगंध स्पष्ट थी। उन्होंने यह सूचना बीरबल को दी। अब बीरबल मुस्कराए। उन्होंने अपने कक्ष में कुछ विशेष तैयारियां की और एक चमत्कारी योजना बनाई। दरबार में अगली सुबह। अगले दिन दोनों व्यापारी दरबार में उपस्थित हुए।
बीरबल एक छोटी सी थाली में केसर और 2 रोटियां लेकर आए। उन्होंने कहा, जहांपनाह, हम यह मामला बिना एक शब्द बोले सुलझाएंगे। दोनों व्यापारियों को मैं अलग अलग एक कोठरी में भेजूंगा, जहां केवल रोटियां और यह केसर रखा होगा। हम देखेंगे कि कौन क्या करता है। अकबर और दरबारियों को यह योजना अजीब लगी, लेकिन वे बीरबल की बुद्धि पर भरोसा करते थे। पहली कोठरी, विजयलाल। विजयलाल को कोठरी में भेजा गया। वहां थाली में केसर और रोटियां रखी थीं। एक सिपाही दरवाजे के बाहर निगरानी पर था। विजयलाल ने केसर को देखा, उसे सूंघा और फिर रोटी में थोड़ा लगाकर खाया। थोड़ी देर बाद वह बाहर आया। बीरबल ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ सिर हिलाया। दूसरी कोठरी, धर्मदास। अब धर्मदास को भेजा गया। उसने केसर को देखा, तुरंत रोटियों को उठाया और रोटी पर सारा केसर मल दिया और खा गया। जब वह बाहर आया तो बीरबल ने मुस्कुराकर अकबर से कहा, जहांपनाह, निर्णय आपके सामने है। मैंने बिना कोई प्रश्न किए यह सिद्ध कर दिया कि धर्मदास झूठ बोल रहा है। अकबर ने आश्चर्य से पूछा, कैसे बीरबल? बीरबल का उत्तर, बीरबल ने समझाया। विजयलाल ने केसर को परखा, सूंघा और थोड़ा चखा, क्योंकि उसे अपने माल की गुणवत्ता पर विश्वास था। उसने उतना ही खाया जितना स्वाद के लिए जरूरी था। लेकिन धर्मदास, जो यह कह रहा था कि यह नकली केसर है, उसने पूरा केसर खा लिया, मानो वह किसी खजाने को नष्ट कर रहा हो। यदि वह वाकई खराब होता तो कोई व्यापारी अपने स्वास्थ्य को खतरे में नहीं डालता। साथ ही मेरे सैनिकों ने पुष्टि की है कि धर्मदास ने अपने घर में उसी केसर का प्रयोग भोजन में किया। अकबर ने सिर हिलाया और आदेश दिया, धर्मदास को जुर्माने में 100 टके देने होंगे और आगे से व्यापार में ईमानदारी रखनी होगी। दरबार में प्रशंसा। पूरे दरबार में बीरबल की चतुराई की चर्चा होने लगी। बिना एक शब्द कहे उन्होंने सच को उजागर कर दिया। अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुमने यह योजना कैसे सोची? बीरबल मुस्कराए और बोले, जहांपनाह, हर झूठ अपनी ही चाल में फंसता है। अगर हम थोड़ा धैर्य और सूझबूझ से काम लें तो बिना पूछे भी सच्चाई सामने आ जाती है। एक और मोड़। बात यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ दिनों बाद धर्मदास का नौकर दरबार में आया। वह रो रहा था और बोला, हुजूर, मेरे मालिक ने सारा दोष मुझ पर मढ़ दिया है। अब वह कह रहे हैं कि मैंने केसर में मिलावट की थी और उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया है। बीरबल ने धर्मदास को फिर से दरबार में बुलवाया। जब धर्मदास आया, बीरबल ने पूछा, क्या तुमने सच में नौकर को दोषी ठहराया है? धर्मदास ने डरते हुए हाँ कहा। बीरबल बोले, तो तुमने पहले झूठ बोला था कि केसर नकली थी। फिर तुमने अपने अपराध को छिपाने के लिए एक गरीब नौकर को बलि का बकरा बनाया। अकबर ने गुस्से में धर्मदास को आदेश दिया कि वह अपने नौकर को मुआवजा दे और 6 महीने तक गरीबों को मुफ्त भोजन कराए। उपसंहार। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि झूठ कभी टिक नहीं सकता, चाहे वह कितना ही चालाकी से बोला गया हो। बीरबल ने अपनी चुपचाप की योजना से दिखा दिया कि कभी-कभी शब्दों से ज्यादा ताकतवर होती है नजरें, कार्य और समय पर उठाया गया सही कदम।